गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? इसका आंसर तो बताने की भी ज़रूरत आई डोंट थिंक की है, क्योंकि हमने इसको पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया और आपने इसको न्यूज़ में भी काफ़ी देखा होगा। क्योंकि इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री हो चुकी है टू रीच ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। और इसी के साथ हम फोर्थ कंट्री हैं जिन्होंने मून पे सक्सेसफुली लैंड कर लिया है, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल है वो वहाँ पे लैंड हो चुका है। तो याद रखिएगा, ओवरऑल हम फोर्थ कंट्री हैं और ऐसे साउथ पोल पे जाने वाली पहली कंट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the head of the steering committee formed to draft the national curriculum framework for school education? स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संचालन समिति के प्रमुख कौन हैं? तो NCERT फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने रिलीज किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सोशल एजुकेशन, जिसको की ड्राफ्ट किया था यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ने, जिसके हेड थे के कस्तूरी रंगन। और इस फ्रेमवर्क में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जिससे कि वैल्यूज़ को इन्हांस किया जाए और क्रिएटिव बनाया जा सके स्टूडेंट्स को। साथ ही स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपेयर किया जाए कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीख सकें, ठीक है। तो इस स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन है? के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है, Which institution developed the Astra indigenous air-to-air missile? किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? इसका हिंदी आप ऐसे इग्नोर कर सकते हैं, इट इज इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल। तो अस्त्रा इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल हाल ही में टेस्ट फायर कर लिया गया है सक्सेसफुली फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। कहाँ से? ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। और इस मिसाइल को सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पे? 20,000 फीट की अल्टीट्यूड पे। और ये मिसाइल जो है ये बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है हाईली मैनेवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स को। इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने रिसर्च सेंटर इमारत के साथ मिलकर, साथ ही कुछ और भी लेबोरेटरीज DRDO की इसमें मौजूद थी। तो याद रखिएगा, अस्त्रा एक तरह की इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया है DRDO ने। फिर इसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ स्कोडा ग्रुप? किस लिए किया है? फॉर अ जॉइंट वेंचर, जिसमें कि ये कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे इंडियन रेलवे के लिए, साथ ही पब्लिक मोबिलिटी के लिए। तो ये कंपनी कौन सी है? याद रखिएगा, टाटा ऑटो कंपनी, ठीक है। इन्होंने ये MOU साइन किया है विद द स्कोडा ग्रुप, जो कि एक लीडिंग यूरोपियन मैन्युफैक्चरर है कंपोनेंट्स एंड व्हीकल्स की फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इस एग्रीमेंट में कुछ फ्रेमवर्क सेट किए गए हैं फॉर अ स्ट्रेटेजिक ज्वाइंट वेंचर, जिसका एम है कि कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करना फॉर द ग्रोइंग इंडियन रेलवे एंड पब्लिक मोबिलिटी मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है टाटा ऑटो कंपनी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पॉटलेस जिराफ वाज बोर्न इन विच कंट्री? विश्व का पहला बेदाग जिराफ किस देश में पैदा हुआ था? ये आपने थंबनेल में इसकी फोटो देखी होगी। और हाल ही में एक बेबी जिराफ बोर्न हुआ है USA के ब्राइट्स जू में, और ऐसा माना गया कि ये इकलौता दुनिया का कलर्ड जिराफ है जो कि देखा गया, ठीक है। क्योंकि सारे जिराफ जो होते हैं उसमें कुछ पैचेस दिए होते हैं, लेकिन ये जो जिराफ है इसका कलर पूरी तरीके से ब्राउन है और इसमें किसी भी तरह के कोई पैच नहीं है। तो ब्राइट जू ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि इस जिराफ की हाइट है 6 फीट। और जैसा कि हम नॉर्मली जिराफ में देखते हैं कि उनकी गर्दनें बहुत लंबी होती हैं, तो इसमें ऐसा भी नहीं है। ये जो जिराफ नया बॉर्न हुआ है इसकी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एडाप्शन हम कह सकते हैं कि मतलब इन्वायरमेंट को देखते हुए जो धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं एनिमल्स में या मैमल्स में, क्या ये वो चीज़ें हैं? तो अगर ऐसे केसेस हमें फर्दर देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब यही है कि जिराफ अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं और अब वो हो सकता है आगे चल के बहुत 100 सालों के बाद सिर्फ ऐसे ही जिराफ पाए जाएं और उनमें किसी भी तरह के पैचेस ना हो, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमने हुन मैनेट के बारे में कल ही बात कर ली थी। हुन मैनेट किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? ये कंट्री है कैम्बोडिया, ठीक है। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। कैम्बोडिया की पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया लॉन्ग टाइम रूलर हुन सेन के सबसे बड़े बेटे को एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। और हुन सेन की जो कैम्बोडियन पीपल्स पार्टी है
उसने मेजॉरिटी जीत ली थी जुलाई के पोल्स में, जिसके बाद हुन सेन ने अनाउंस किया कि वो अपने सबसे बड़े बेटे हुन मानित को इस पोजीशन पे बैठा रहे हैं, ठीक है। तो कैम्बोडिया के अब नए प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं हुन मानित, जो कि पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। स्नेक आइलैंड, ज़मीनी आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? स्नेक आइलैंड जो खबरों में देखा गया, ये किस देश में स्थित है? स्नेक आइलैंड बेसिकली एक यूक्रेन आइलैंड है जो कि ब्लैक सी में लाई करता है, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि इनकी फोर्सेस ने यूएस मेड मिलिट्री स्पीड बोट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें यूक्रेन के लिए कुछ मिलिट्री पर्सोनल मौजूद थे, और स्नेक आइलैंड के ईस्ट में ये चीज़ें हुई हैं ब्लैक सी के, ठीक है। तो टेंशंस किस वजह से बढ़ी हैं स्नेक आइलैंड्स पे? क्योंकि रशिया ने लास्ट मंथ, अगर आपको याद हो, कि उन्होंने डील से बैक ऑफ कर लिया था, जिसमें कि यूक्रेन को इनेबल किया गया था कि वो ग्रेन्स को शिप कर सकते हैं अपने सदर पोर्ट से डिस्पाइट द वॉर, ठीक है। लेकिन अब रशिया ने क्योंकि इस डील से बैक ऑफ कर लिया है, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि स्नेक आइलैंड कौन सी कंट्री का आइलैंड है? आंसर है यूक्रेन। फिर इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में अनवील किया है टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को? किस लिए? ताकि जो भी रिक्रूटर्स हैं, जो लोग जॉब पे हायर करना चाहते हैं लोगों को, वो जो है डिजिटली स्किल्ड कैंडिडेट्स के साथ आसानी से कांटेक्ट कर सकें। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन है नासकॉम। फुल फॉर्म क्या है नासकॉम का? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। इन्होंने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका काम है रिक्रूटर्स और डिजिटली स्किल्ड एंड सर्टिफाइड कैंडिडेट्स के बीच में गैप को ब्रिज करना। और इस पोर्टल को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है 1.5 साल पहले, जिसमें कि अब तक 1 लाख कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। और इसमें आप बड़ी कंपनीज को भी देखेंगे, लाइक टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा और सेल्सफोर्स। यहाँ से ये सारी कंपनीज जो हैं वो कैंडिडेट्स को हायर करती हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके लिए काम करना चाहते हैं तो आप भी इस पोर्टल पे जाके अपना सीवी वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसका है? आंसर है नासकॉम। नेक्स्ट है, which state has announced the plans to develop a 7 kilometers marine drive with 90% of green area? किस राज्य ने 90% हरित क्षेत्र के साथ 7 किलोमीटर का मरीन ड्राइव विकसित करने की योजना की घोषणा कर दी है? ये है एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट। बिहार ने डिसाइड किया है कि वो डेवलप करेंगे 7 किलोमीटर का स्ट्रेच फ्रॉम दीघा टू गांधी मैदान, और इसका नाम दिया जाएगा पटना मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाएगा ताकि इस एरिया में ग्रीनरी बनी रहे, और इस 7 किलोमीटर स्ट्रेच के 90% हिस्से को ग्रीन एरिया बनाने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है। और जो 10% का एरिया है वो रिजर्व रहेगा एसेंशियल ज़रूरतों के लिए, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किसका है? आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, इंडिया साइन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए हैं? सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। इन्होंने कमांडेंट ऑफ फिलीपीन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर साइन किया है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर है बिटवीन फिलीपीन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, ये फैसिलिटेट करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऑपरेशनलाइजेशन को ऑन मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक, जिससे कि जो मैरीटाइम सेफ्टी है वो जाहिर सी बात है इन्हांस होगी, और सिक्योरिटी भी इस रीजन में काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इंडिया ने ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये साइन कर लिया है फिलीपींस कंट्री के साथ, ओके। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड डेटाबेस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है अंडर विच प्रोजेक्ट? तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड एक तरह का डेटाबेस है ऑर्डर्स, जजमेंट्स और केस डिटेल्स का। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 18,735 डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में, और इसको क्रिएट किया गया है एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ओके। इसमें डिफरेंट डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे रिलेटेड टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस ऑफ ऑल कंप्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये एक तरह से हेल्प देगा सभी जुडिशियल रिलेटेड पर्सन्स को, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड डेटाबेस जो है इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह क्रिएट किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द खादी रक्षा सूट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने खादी रक्षक को लॉन्च किया है? ये है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इन्होंने लॉन्च किया है खादी रक्षक को।
टू कमेमोरेट रक्षाबंधन इन न्यू दिल्ली। और ये जो खादी रक्षा सूट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये प्रोजेक्ट इंटायरली नेचुरल है, जिसमें किसी भी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं किया गया। और इस साल खादी रक्षा सूट को सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। कहाँ पे? खादी भवन में, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, तो खादी रक्षा सूट किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, द 5-member ब्रिक्स हैज रिसेंटली इन्वाइटेड हाउ मेनी न्यू मेंबर्स टू ज्वाइन द अलायंस। 5 सदस्यीय ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए सदस्यों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5-member की ब्रिक्स है, इन्होंने 6 और कंट्रीज को इन्वाइट किया है अपने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो सके। और जो चाइना का इंक्रीजिंग डोमिनेंस है दूसरों पे, उसके बारे में कंसर्न्स भी उठेंगे, क्योंकि सारी कंट्रीज मिलकर जब बोलेंगी तो जाहिर सी बात है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अभी जो समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में, इस दौरान इन्होंने इन्वाइट किया है ईरान को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड एथियोपिया को। ठीक है, कल शायद मैंने इसको साउथ अफ्रीका बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी ब्रिक्स में मौजूद है, ये एक्चुअली सऊदी अरेबिया है। ठीक है, और इस मेंबरशिप को स्टार्ट किया जा रहा है जनवरी मंथ से, जनवरी मतलब 2024 में। तो 5 मेंबर की ब्रिक्स अलायंस थी अब तक, लेकिन अब इसमें 6 और मेंबर शामिल होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में सजेस्ट किया था कि हमें एक तरह का ब्रिक्स स्पेस कंसोर्टियम क्रिएट कर लेना चाहिए? तो ये इनिशिएटिव है इंडिया का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया कि हमें ब्रिक्स स्पेस कंसोर्टियम को क्रिएट करना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री है जिन्होंने कहा है कि हमें एक कॉमन करेंसी को स्टैब्लिश करना चाहिए फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, तो याद रखिएगा ये इनिशिएटिव ब्राजील का है। ठीक है, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें एक कॉमन करेंसी बना लेनी चाहिए ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ वूम टू अ वुमेन? किस देश ने एक महिला में गर्भाशय सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन हाल ही में ब्रिटिश के डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिया है एक वूम को टू अ 36 years old वुमेन। ठीक है, और अब वो प्लान कर रही हैं कि वो इस वूम में अपना खुद का एम्ब्रियो जनरेट कर सकें फ्रॉम हर ओन एग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है अचीवमेंट किस कंट्री ने हासिल कर ली है? तो आंसर है यूके। इसके अलावा कौन सी कंपनी है जो लॉन्च कर रही है दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इन इंडिया? तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि वो अनवील करने वाले हैं 100% एथेनॉल फ्यूल्ड वेरिएंट टोयोटा की इनोवा कार का। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था एक हाइड्रोजन पावर्ड कार टोयोटा मिराई EV, अगर आपको याद हो तो। ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया था इसका नाम। और ये कार जो है वो दुनिया की पहली BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी इससे एसोसिएटेड है? तो ये है टोयोटा। As per recent CRISIL report, what is the expected spending on social welfare schemes by the top Indian state? CRISIL की हालिया रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 11 भारतीय राज्यों द्वारा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अपेक्षित खर्च कितना है? तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको आप स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं, बाय द टॉप 11 इंडियन स्टेट, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस डिकेड में अब ये सबसे हाई वैल्यू पे रहने वाला है, 4 लाख करोड़। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसकी है? क्रिसिल की। जो टॉप 11 स्टेट्स हैं जिनको की स्टडी किया गया इस पर्पज के लिए, वो कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड केरला। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 लाख करोड़ रुपए। और इसके अलावा हाल ही में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि फेयर ट्रेड रेगुलेटर है, इन्होंने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए हैं फॉर कमिटमेंट एंड सेटलमेंट प्रोविजंस अंडर द कॉम्पिटिशन लॉ। और ये जो प्रोविजंस है, इनका एम क्या है? क्विकर मार्केट करेक्शन को एंश्योर करना। आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए हैं फॉर कमिटमेंट एंड सेटलमेंट प्रोविजन, तो आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट दैट सेज अराउंड एशियाज
पुअर ग्रू बाय 68 मिलियन पीपल आफ्टर पैंडेमिक। किस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि महामारी के बाद एशिया में गरीबों की संख्या 68 मिलियन बढ़ गई है। तो लगभग 70 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में और ज़्यादा पहुंच चुके हैं इन डेवलपिंग एशियन कंट्रीज लास्ट ईयर। और रीज़न क्या है? कोविड-19 पैंडमिक और उसके बाद जो एक हमने इन्फ्लेशन देखा, क्योंकि लिविंग कॉस्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और 155 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी इन डेवलपिंग एशिया 2022 में। और 67.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस पॉवर्टी में नहीं जाते अगर पैंडेमिक नहीं हुआ होता तो, ठीक है। और ये रिपोर्ट दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपके एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखिएगा कि ऐसी एक रिपोर्ट किसने जारी करी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। ठीक है। इसके अलावा आजकल हॉक फिश काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि हाल ही में एक नई डिस्कवरी हुई है रिगार्डिंग हॉक फिश। आपसे ये बस पूछा जा सकता है कि हॉक फिश कहाँ पे पाई जाती है। तो हॉक फिश ज़्यादातर वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में पाई जाती है और ये जो है कनाडा से लेकर नॉर्दर्न साउथ अमेरिका तक पाई जाती है, इंक्लूडिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको। नई स्टडी में क्या पता चला कि हॉक फिश सिर्फ अपनी आईज की हेल्प से नहीं देखती हैं बल्कि वो अपनी स्किन का यूज़ भी करती हैं देखने के लिए, ठीक है। और यही रीज़न है कि वो अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ही आसानी से देख सकती हैं चारों तरफ, ठीक है। तो हॉकफिश के बारे में एक ये नई डिस्कवरी हुई है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो बस याद रखिएगा हॉकफिश जो है ये नेटिव है किस रीजन में? वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। यहाँ पे हमारा पर्पस रहता है कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स अगर आपका सिलेबस है करंट अफेयर्स का, तो उसमें से आपसे किसी भी सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, रिसेंट अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स, डेज एंड थीम्स करके। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स में तो आप वो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे रिजॉल्व करने की। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट में अपना इंप्रूवमेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में हमें बताया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी कि अगर आपका स्कोर बढ़ सकता है तो उनका भी डेफिनेटली बढ़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में, अगर आपका एग्जाम में नंबर स्कोर हो रहा है करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में, तो आप वो भी बता सकते हैं, इससे दूसरों को हेल्प मिलेगी। चलिए अब आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम पीछे ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं और अब यहाँ पे आपको इनका आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आप हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट बने रहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हदसना साइनिंग ऑफ।